welcome back. In this video we are going to go through with the metaphysics क्या होते हैं एंड उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं. ठीक है, मेटाफिज़िक्स एक ब्रांच होती है. ठीक है, एक शाखा है फिलॉसफी की, हम सबको पता है. इसका मतलब होता है कि जिसमें क्वेश्चंस होते हैं कि ये नेचर कैसे एग्जिस्ट करता है, व्हाट इज़ द रियलिटी, है ना, एंड आत्मा क्या होती है, ईश्वर क्या होता है, ये जो वर्ल्ड है वो कैसे बना है, किन मैटर से बना है. तो बहुत सारे जो थिंकर्स हैं या फिर फिलोसोफर्स हैं वो कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है. कोई कहता है ऑब्जेक्ट से मिलकर नहीं, ईश्वर ने बनाया है. या फिर कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई वर्ल्ड जो है वो ईश्वर ने निर्माण किया है. तो ईश्वर ने बनाया होगा तो कोई प्रोडक्ट या फिर मटेरियल से बनाया होगा. ठीक है, तो बहुत सारी क्वेश्चनरी पीपल्स हैं या फिर थिंकर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई जो भी वर्ल्ड का निर्माण हो रहा है वो ऑब्जेक्ट से बन रहा है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आए. ठीक है, किसी ने कहा कि भाई ये जो वर्ल्ड है वो 5 ये भूतों से मिलके बना है, जल वायु आकाश अग्नि, ये जो प्रकृति है इसकी वजह से बना है. किसी ने कहा ईश्वर ने बनाया है. तो ये जो वर्ल्ड कैसे बना इसकी इंक्वायरी के लिए यहाँ पे बात होती है मेटाफिज़िक्स में. यहाँ पे ये भी बात होती है कि भाई ईश्वर ईश्वर कहाँ से आए, कोई ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं. ईश्वर अगर है तो ईश्वर ने प्रकृति को कैसा बनाया, ईश्वर कहाँ से आए, ईश्वर क्यों कहाँ कैसे, मतलब एक तरीके का उसकी जांच पड़ताल करता है ये फिलॉसफी, ये या फिर ब्रांच ऑफ फिलॉसफी. तत्व मीमांसा या तत्व मतलब एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई परमानेंट चीज़ जो कि उसका उसका नॉलेज गेन करने के लिए ये वर्ल्ड कैसे बना है, ये वर्ल्ड यूनिवर्स कैसे बना, सन कहाँ से आया, या फिर ये इस सब की ब्रांचेस हैं. ठीक है, और इसके बाद ईश्वर ईश्वर पे बिलीव करना है कि नहीं करना, ईश्वर कहाँ से आया, ईश्वर की आइडियोलॉजी कहाँ से आई, या फिर ईश्वर चीज़ होती है तो वो बताओ, प्रूव करो. ठीक है, तो मेटाफिज़िक्स कहीं ना कहीं ईश्वर की बात करता है या फिर वर्ल्ड की बात करता है, जगत कैसे बना. ठीक है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो हमें दिखता है वो कैसे बना है ये बात करता है. या फिर इनमें चलने वाली जो सबसे सुप्रीम है या फिर कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है साउल या फिर स्पिरिट या फिर वो एनर्जी जो कि जिस सत्ता से आज तक ये एग्जिस्ट कर रही है, ये पृथ्वी या फिर कह सकते हैं ये जो वर्ल्ड है एग्जिस्ट कर रहा है ना, कर रहा है. तो कहने का मतलब है कि एक तरीके का क्वेश्चनरी मेटाफिज़िक्स होता है. और फिलॉसफी हो जो फिलोसोफर्स हैं उनकी थिंकिंग से बना है, या फिर वो क्वेश्चनरी करते थे, इंक्वायरी करते थे कि ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हमें दिख रहा है हमारे परसेप्शन से या फिर हमारे मन से जो प्रोसेसिंग हो रही है, इतने अगर कोई चीज़ गर्म है हम टच करके झटपट पता लग जाता है हमें कि ये गर्म है, वो कैसे प्रोसेसिंग होती है इतनी फास्ट. ये जो बॉडी है या फिर जो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे बने होंगे. ठीक है, तो एक तरीके का रियलिटी को चेक करने के लिए या एग्जिस्ट हम करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारी जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो कैसे पनपा या फिर कैसे आया, कैसे एग्जिस्ट करता है, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेटाफिज़िक्स में आंसरेबल होते हैं. कुछ चीज़ों का आंसर नहीं मिल पाया, कुछ चीज़ों का आंसर मिला और वो साइंस बन गई. कहते हैं कि एब्सोल्यूट नॉलेज को ट्रेस करने के लिए या फिर इंड्यूस करने के लिए इस चीज़ को लाया गया था. मेटाफिज़िक्स डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटा, जिसका मतलब होता है बियॉन्ड, कि जो जो हमारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल इससे भी कहीं अधिक ऊपर या फिर बियॉन्ड है, मतलब हम उसको पता नहीं लगा सकते, जो कि अभी फिज़िकल वर्ल्ड में जो हमें नहीं दिखता पर वो एग्जिस्ट करती हैं. लिटरली अगर इसका सेंस देखा जाए तो दोज थिंग्स आफ्टर द फिज़िक्स, जो फिज़िक्स के बाद हों, मतलब कि एक तरीके का जो फिज़िकल वर्ल्ड है या फिर हम कह सकते हैं फिज़िकल साइंसेस हैं या फिर हम कह सकते हैं जिसको हम प्रूव कर पाए हैं अभी तक, उसके बियॉन्ड जो चीज़ें हैं उसको हम मेटाफिज़िक्स कह देते हैं. Aristotle writing on first philosophy came after the treatise on the physics. Aristotle
फिर नेम देम मेटाफिज़िक्स। तो इन लोगों ने भाई मेटाफिज़िक्स नाम दिया इसको, क्योंकि ये फिज़िक्स को के बियॉन्ड था, तो इसलिए इन्होंने इसको मेटाफिज़िक्स नाम दिया। क्या सही है, ठीक है, क्या गलत है, व्हाट इज़ एग्जैक्टली, नेचर को किसने बनाया, प्रकृति को किसने बनाया, ठीक है, प्रकृति को खड़ा करने वाला कौन है, या फिर कह सकते हैं कि प्रकृति के अलावा जो हमें दिख रहा है वो हम तो प्रूफ कर लेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें, ये सारे जो इमेजिनरी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि साइंस कुछ हद तक तो प्रूफ भी कर पाई है कि ये जो फ्लोर है वो मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल्स एटम बन जाते हैं, फिर वही इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, प्रोटॉन, न्यूरॉन्स, इस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनी। इस तरह से कहा जाता है ना, ये सब क्यों कहा जाता है, जिसको हम प्रूफ कर पाए हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं, ये क्वेश्चनरी करते करते, ठीक है। और इस तरह से केमिस्ट्री भी ये प्रूव कर पाई कि ये वाला मटेरियल या फिर ये वाला हाइड्रोकार्बन मिलाएंगे तो ये ऐसा होगा, या इस तरह से चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये हीट कोल्ड ऐसे टच करेंगे तो ये हीट है, या फिर ये इसको टच करेंगे तो ये हमें कोल्डनेस देता है, या फिर इस तरह से जो प्रोसेसेस हम प्रूव कर पाए हैं वो साइंस है। आज के टाइम पे जो बायोलॉजी है, बॉटनी है, ये सब रिसर्चेस करते थे, ये सब पौधों पे, एनिमल्स के ऊपर, या फिर कह सकते हैं मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते करते करते, क्वेश्चन करते करते उन्हें बहुत सारे आंसर्स भी मिले, और जिसका आंसर वो दे नहीं पाया ना, उसी को हम मेटाफिज़िक्स कह देते हैं। इसी का एविडेंट है दैट क्वेश्चंस ऑफ रियलिटी, जो रियलिटी एग्जिस्ट करती है, नॉट अ सिंपलिस्टिक एज इट्स अपीयर। इतना सिंपल नहीं है ये सब, ये जो हम कह रहे हैं कि भाई कन्फ्यूजन से एक क्लैरिटी की तरफ जाना, इसी को हम मेटाफिज़िक्स कह देते हैं। मेटाफिज़िकल क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारी फाउंडेशन होती है, इंक्वायरी बेस्ड होती है, मतलब एक तरीके का इंक्वायरी करते हैं हम, क्वेश्चन करके हम आंसर्स के तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो इसके 4 प्रकार होते हैं मेटाफिज़िकल क्वेश्चंस के, 4 प्रकार सबसेट, या फिर कह सकते हैं कि इसके अंदर हम एक अलग अलग ब्रांचेस लेके चलते हैं। जैसे एक मेटाफिज़िक्स अगर हम कहें कि एक ब्रांच है, तो मेटाफिज़िक्स के अंदर भी 3 ब्रांच 4-5 ब्रांचेस है। ऑन्टोलॉजी, ठीक है, ऑन्टोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बीइंग कैसे इवॉल्व हुए, फिर उसको बाद आता है ये यूनिवर्स कैसे बना, कॉस्मोलॉजी हो जाती है। फिर उसके बाद थियोलॉजी की, गॉड है कि नहीं है, एग्जिस्ट कहाँ से किया, धर्म कहाँ से शुरू हुआ। तो ये सारी चीज़ें इन कॉस्मोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑन्टोलॉजी और थियोलॉजी, ये सभी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे आंसरेबल हैं, या फिर अर्थ एग्जिस्ट, अर्थ कैसे राउंड चक्कर लगाती है, फिर ये जो मून है, ये मून पे जो ऐसे रिसर्चेस चलती रहती हैं, या फिर हमारे जो वायुयान जाते हैं, या फिर रिसर्चेस होती रहती है कि कहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, कहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा है, अर्थ पे ही क्यों है, और इतने सारे आंसर अगर हो पाए हैं तो ये सारी की सारी श्रेय जाता है फिलोसॉफी की कौन सी ब्रांच, जिसको हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजिकल। तो भाई कॉस्मोलॉजिकल एस्पेक्ट कहता है जब कॉस्मोस आपने सुना होगा, कॉस्मोस होता है कि जो यूनिवर्स या फिर स्पेस, जिसमें हमारे जो भी ग्रह होते हैं, या फिर सोलर सिस्टम जिसमें हमारे एस्ट्रॉइड्स, फिर यहाँ गैलेक्सीज या स्टार्स, जिसको हम डिस्क्राइब कर पाते हैं कि सन के अराउंड घूमते हैं, कि इतना चक्कर लगाते हैं, इतने घंटे में लगाते हैं, या फिर इसके एक्सेस इतने होते हैं, या फिर बिग बैंग थ्योरी हम कहते हैं कि सन का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ कहाँ से आई, अर्थ पे लोग ये सारी कहानी जो है वो स्पेस की कहानी, कि ये स्पेस का निर्माण कैसे हुआ, या फिर यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस थे ना, कॉस्मोलॉजिकल एस्पेक्ट में आते हैं। द कॉस्मोलॉजिकल कंसिस्ट द स्टडी ऑफ थियोरीज अबाउट ओरिजिन and nature and the development of universe in orderly system, कि कैसे कि ऑर्डर में ग्रह हैं, 8 ग्रह कैसे बन गए, एस्ट्रॉइड्स कहाँ से आते हैं, और फिर अगर यहाँ पे ह्यूमन ही नहीं थे तो फिर यूनिवर्स कैसे बना,
ठीक है। और सारे उस पर रिसर्चेज हुए हैं, आप देखोगे कितने सारे रिसर्चेज हुए हैं। इंसान को ये पता है कि भाई सन में हाइड्रो बहुत हीट होती है, जो कि मरकरी में क्यों ज़्यादा हीटेड होता है वो, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पाई जाती है। ये सब जो रिसर्चेज हम साइंस में पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम साइंस में पढ़ते हैं, जियोग्राफी पता लगा पाए हम इतनी ज़्यादा। तो ये सारी की सारी जो है कॉस्मोलॉजिकल होता है, बिल्कुल ही यूनिवर्स के बारे में कि यूनिवर्स कैसे बना। तो इतने भी क्वेश्चंस थे, लाइक पॉपुलेट द रियलम ऑफ कॉस्मोलॉजी। तो जैसे अर्थ 24 घंटे में घूमती है, फिर अपने एक्सिस पे घूमती है, वो टिल्टेड है, ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो कॉस्मोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में आते हैं। तारे, है ना, चांद, तारे, ग्रह, गैलेक्सी, सन, इनकी दूरी, ये सब लोग साइंटिस्ट, स्पेस, जितनी भी रिसर्चेस आज भी चल रही हैं, नासा, ये सब, हाउ डिड द यूनिवर्स ओरिजिनेट एंड डेवलप, कैसे ये बना, शुरू कहाँ से हुआ था, सन कहाँ से आया। सन अगर दो नेबुला से मिलकर बना है, तो दो नेबुला टकराए और फिर उससे अग्नि प्रकट हुई, नेबुला बन गया सन, और सन से हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ और फिर डेवलप होता चला गया। डिड इट कम अबाउट एक्सीडेंट और डिज़ाइन, यहाँ ये एक्सीडेंटली हो गया या फिर डिज़ाइन किया गया था। डज इट एग्जिस्टेंस हैव एनी पर्पस, क्या ये एग्जिस्ट करते हैं तो इसका कोई पर्पस होगा या नहीं होगा। तो मतलब एक तरीके का क्वेश्चंस है, जिसको ये चीज़ें प्रूव कर पाए वो साइंस बन गई, सोलर सिस्टम में आ गई। जिसको ये प्रूफ आज भी नहीं कर पाए तो थ्योरीज़ हैं बहुत सारी, आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में कि बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बिग बैंग थ्योरी हो गई, नेबुला, ये सब थ्योरी हैं। नेक्स्ट इसमें आती है ब्रांच थियोलॉजिकल एस्पेक्ट। थियोलॉजिकल आप थियोलॉजी से समझ सकते हैं, थियोलॉजी होती है गॉड से रिलेटेड या फिर रिलीजन या फिर ईश्वर। हम बोलते हैं ना ये भगवान ने किया, ये चीज़ भगवान नहीं करते, भगवान बारिश कर दो, भगवान ये कर दो, ये वाला काम कर दो, भगवान है कहाँ, हमें पता है। एग्जिस्ट करते भी है या नहीं करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं कि कौन है सुप्रीम पावर जिसको हमने भगवान बना के रखा है, या फिर गॉड है जो सारा काम चला रहा है, हमारा प्रकृति अच्छे से चल रही है, भाई दुनिया अपनी प्रजातियाँ बढ़ा रही हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक तरीके का रिलीजियस थ्योरी, बहुत सारे रिलीजियस कि ऐसे भगवान आए थे और भगवान ने हमें जो गोरे थे गोरे फेयर लोग इसलिए बने क्योंकि वो स्वर्ग में आए थे और उस तरह से उन्होंने जो आटा जो था वो जो मिट्टी के बने थे, पता नहीं क्या क्या माइथोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं जो आप सुनोगे तो बहुत दंग प्रतंग रह जाओगे कि ऐसा चमत्कार होते हैं। तो थियोलॉजी पार्ट जो है वो रिलीजियस है, इस पे ज़्यादा ना बोलते हुए कंट्रोवर्सी हो सकती है। दैट डील्स विद द कंसेप्शंस ऑफ एंड अबाउट द गॉड। तो आप देखोगे कि हर एक रिलीजन जो बना है वो किस तरह से बना है, किसी एक को सुप्रीम मान लेता है, किसी एक ही चीज़ को मान लेता है, कोई प्लूरलिज्म को मानता है कि बहुत सारे गॉड्स होते हैं हिंदू धर्म में। तो जैसे कि आप देखोगे क्रिश्चियनिटी में, है ना, कैसे अलग ही सिस्टम है। बौद्ध धर्म में बिल्कुल ईश्वर को मानते ही नहीं है। तो भाई ईश्वर एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता है, जिसको हमने बहुत बड़ा माना है क्योंकि कुछ तो है जो चल रहा है। डील्स विद द कंसेप्शंस ऑफ एंड अबाउट गॉड, ठीक है। इज देयर अ गॉड, सबसे पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि क्या गॉड है, एग्जिस्ट भी करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो बताओ ना, इज देयर वन और मोर देन वन। क्योंकि हिंदू धर्म में आप देखोगे कि प्लूरलिज्म चलता है, और अगर हम देखें कहीं और, अगर मुस्लिम्स में देखें या फिर बौद्ध धर्म में देखें तो वहाँ तो बिल्कुल है ही नहीं। मुस्लिम धर्म में अल्लाह है सिर्फ। तो कहने का मतलब है कि वन है, बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चंस लोगों के अंदर आज भी एक वो बने गए हैं, मतलब एक तरीके का थियोलॉजिकल आस्पेक्ट जैसे हम कहते हैं। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द गॉड, गॉड के जो सगुन बोलते हैं ना, भगवान सगुन है,
भक्ति या फिर उनको उनके जो बाहरी आवरण को पूजते हैं या फिर उनकी मूर्तियों को पूजते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एट्रीब्यूट्स, सगुण, भगवान निराकार हैं, साकार हैं, ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो सब पूछते हैं। सीधी सीधी बात है, यहाँ पे थियोलॉजी होगी, यहाँ पे रिलीजन की बात होगी या फिर गॉड रिलेटेड बातें होंगी कि इसमें गॉड जो है गुड, बोथ ऑल गुड एंड ऑल पावरफुल, वाई डज इविल एग्जिस्ट, बुराई क्यों एग्जिस्ट करती है, अगर गॉड है तो वो तो सारी गंदगी हटा देगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, गॉड एग्जिस्ट, व्हाट इज़ हिज रिलेशनशिप विद ह्यूमन बींग्स एंड द रियल वर्ल्ड। तो अगर भगवान एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका क्या संबंध है जो ह्यूमन बींग्स हैं एवरीडे लाइफ में। एंथ्रोपोलॉजी होती है कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है, कि ह्यूमन कैसे बना, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस कैसे आई। तो आपने देखा होगा डार्विन की थ्योरी जो कि बताती ही है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ। तो बहुत सारे जो फिलोसोफर थे उन्होंने तो बस यही काम है उनका धंधा कि भाई बॉडी कैसे निर्माण हुई। तो एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स कि ह्यूमन कैसे उसका विकास होता है, उसका क्या रिलेशन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड बॉडी, कि एक बॉडी है और माइंड कैसे दोनों एक साथ काम करती हैं। इज़ माइंड मोर फंडामेंटल देन बॉडी, क्या बॉडी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माइंड, क्योंकि अगर आपका दिमाग उस चीज़ में है तो बॉडी ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका माइंड या माइंड यहाँ पे मन को लेकर है कि मन कहीं और है, आपका कहीं और सोच रहा है, आप कहीं और हो। तो आपकी बॉडी वहाँ बैठी हुई है पर मन आपका कहीं और है, आप कहीं और सोच रहे हो। तो कहने का मतलब है कि जब आप, क्या इन दोनों का संबंध है? अगर आपका मन भी वहाँ पे होगा, बॉडी भी वहाँ पे होगी, बॉडी करती है हरकतें बट मन अगर आपका वहाँ होगा तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप मन लेके नहीं बैठे हैं या फिर आप इन दोनों का क्या रिलेशन है। इज माइंड मोर फंडामेंटल देन बॉडी, कि माइंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉडी से, अगर विद बॉडी डिपेंडिंग ऑन माइंड, और क्या बॉडी डिपेंड है माइंड के ऊपर। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि वेला व्यक्ति कर सकता है। व्हाट इज़ द ह्यूमैनिटी मोरल स्टेटस, कि एक ह्यूमैनिटी, मानवतावाद जिसे हम कहते हैं, मानवता, कि किसी को देखकर, अगर कोई बीमार है तो हम उसको देख के एक मानवता हमारे अंदर हो, क्या वो मोरल है, क्या है वो। आर पीपल बॉर्न गुड, क्या सच में लोग अच्छे पैदा होते हैं या फिर इविल नहीं होते हैं, इविल गलत नहीं करते हैं, नरक में जाना, स्वर्ग में, ये सब मॉरली न्यूट्रल। टू व्हाट एक्सटेंट आर इंडिविजुअल फ्री, किस एक्सटेंट्स पे इंडिविजुअल फ्री है। डू दे हैव फ्री विल, क्या वो खुद का आंसर खुद कर सकते हैं या फिर उसके पास खुद की विल है या नहीं है, उसके थॉट्स की, एक्शंस की। डज ईच पर्सन हैव्स अ साउल, तो यहाँ पे साउल की भी बात कर दी कि भाई साउल जो है वो सबके अंदर साउल है क्या। इफ़ सो व्हाट इज़ इट। People have obviously adopted different positions on these questions and those positions influence their, यही जो लोग हैं मतलब इन क्वेश्चंस को करते 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 बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने डेवलप करा। आप देखोगे कि बॉटनी, फिर ज़ूलॉजी, फिर आप देखोगे कि बहुत सारी सब ब्रांचेस भी हम देख सकते हैं। फिर आप ह्यूमैनिटीज़ में जाओगे, साइकोलॉजी, फिर आपकी सोशोलॉजी, फिर फ़िलासफ़ी, फिर आप कह सकते हैं कि एजुकेशन, फिर आप जा सकते हैं कि भाई बहुत सारा वास्ट नॉलेज इन्होंने डेवलप करा कि पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल आइडियल्स कैसे होने चाहिए, ये सब इनकी वजह से डेवलप हुआ। ऑन्टोलॉजिकल आस्पेक्ट, ऑन्टोलॉजिकल जो है वो ये बताता है कि जो ह्यूमन का माइंड है या फिर ह्यूमैनिटी है या फिर नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है कि हम एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ऑन्टो, ठीक है, द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, व्हाट इट
मीन्स फॉर एनीथिंग टू एग्जिस्ट, कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट क्यों करती हैं. सेवरल क्वेश्चंस आर सेंट्रल टू इट इज़ अ बेसिक रियलिटी फाउंड इन द मैटर ऑफ फिजिकल एनर्जी. कोई भी चीज़ इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है. द वर्ल्ड वी कैन सेंस, इज़ देयर एनी स्पिरिचुअल एनर्जी. हम कहते हैं ना कि कुछ तो पावर है इस बंदे में, कुछ तो चमत्कार है इसमें, कुछ तो पावर है, कुछ फिजिकल एनर्जी या फिर कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में. तो ये भी कहीं ना कहीं प्रूव नहीं हुआ. एंड कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके का स्पिरिचुअल एनर्जी की बात कर रहा है कि मैटर और स्पिरिट जो है वो कैसे वर्क करते हैं. एंड इज़ इट कंपोज ऑफ वन एलिमेंट, जो ऑब्जेक्ट है या फिर स्पिरिट है, उन दोनों में क्या संबंध है ना. ये सारी चीज़ें हम उनको सेंस कर सकते हैं. इज़ रियलिटी ऑर्डरली एंड लॉफुल इन इटसेल्फ और मेयरली ऑर्डरली बाय द ह्यूमन माइंड. क्या ये जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, रियलिटी ऑर्डरली चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लॉफुल, क्या ये ह्यूमन माइंड ने ऑर्डर की है या फिर पहले से एग्जिस्ट करती. एक तरीके का ना, एक बंदे को बीच में डूब जाना है. आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर इसमें पढ़ना है ना तो डूब जाना है इसमें. इट इज़ इट फिक्स्ड और स्टेबल और चेंज इट्स सेंट्रल फीचर. इज़ इट रियलिटी फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, न्यूट्रल टूवर्ड्स द ह्यूमैनिटी. तो एक तरीके का आपको पागल होना है इसमें पढ़ते पढ़ते. ठीक है. अब मेटाफिज़िक्स जो है वो मेन हमारा जो हमें पेपर में लिखना है वो ये है कि कैसे जो मेटाफिज़िक्स है वो एजुकेशन की फील्ड में काम आता है. ये बहुत ही ज़्यादा एलैबोरेटिव है. चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे. Even a cursory study of either historical and contemporary society will reveal the impact of cosmology, theology, anthropology, and ontology aspect of metaphysics upon their social, political, economical, scientific beliefs and practices. तो भाई ये जो रिसर्च की जा रही है या फिर इंक्वायरी की जा रही है काफ़ी इम्पैक्टफुल है. हमारे जो रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कंडक्ट अभी भी हम बात करते आ रहे हैं कि भाई जो ये चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे रही है. पीपल एवरीवेयर एम्ब्रेस आंसर टू दीज क्वेश्चंस एंड देन लिव देयर डेली लाइव्स इन कीपिंग विद दिस दोज असम्पशंस. तो लोग ऐसे ही नहीं जिएंगे. इसका विद इंक्वायरी क्वेश्चनिंग करते हुए कुछ क्वेश्चंस आज भी उसके आंसरेबल नहीं है, बट हम जान तो सकते ही हैं ना. ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे बस इल्यूजन क्रिएट करके रख दे दिमाग में कि ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं है. तो देखने का मतलब है कि एक तरीके का आंसर, हमारे आंसर तो नहीं मिलते बट हाँ कहीं ना कहीं हमें हम पता लगता है हमें कि क्या कितनी डेवलपमेंट हुई पाई है, माइंड की हमारी कितनी डेवलपमेंट हो पाई है. देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम द मेटाफिजिकल डिसीजंस. ठीक है. अनलेस वन चूज टू वेजिटेट एंड इवन देन चॉइस वुड बी मेटाफिजिकल डिसीजन अबाउट द नेचर एंड द फंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी. Human activities cannot operate outside the realm of metaphysics. मेटाफिज़िक्स जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, सेंटर टू एनी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ द स्कूल टू बी बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड रियलिटी रादर देन द फैंसी एल्यूजन, एरर और इमेजिनेशन. कोई भी चीज़ ना ऐसे एल्यूजन में नहीं होती. कोई भी अगर बच्चा पढ़ने आ रहा है तो उसका कोई मोटिव होना है, कोई रियल उसको दिखना चाहिए कि भाई इसमें आउटपुट मिल रहा है, इसके बिहेवियर में चेंजेस मिल रहे हैं. तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ एजुकेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्योंकि हम ऐसे तुक्केबाजी तो नहीं कर सकते ना कि भाई एग्जिस्ट करता है, कुछ नहीं करता है. ये वर्ल्ड किससे बना है, ये साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमैनिटी क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे सब्जेक्ट में ये चीज़ें हैं. बच्चे को इतना तो पता चले, बच्चे को ही नहीं एक टीचर को भी पता होना चाहिए वो ये सब्जेक्ट इसके लिए, इससे क्या होगा, बच्चे का क्या इसमें उद्धार होने वाला है ये पढ़ाने के बाद.
तो ये सारी चीज़ें, ये मेटाफिज़िक्स अगर ना हो तो काफ़ी हमें ये नॉन आंसरेबल हो जाएगा, इल्यूजन्स हो जाएंगे, या फिर हम इमेजिनेशन में रह जाएंगे कि भाई होता होगा कुछ ऐसा। तो एक तरीके का मेटाफिज़िक्स जो होती है वो हमें रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी क्या है समाज की या फिर इस वर्ल्ड की, हमें पता लगता है। एजुकेशनल अप्रोचेस हम ले सकते हैं। मेटाफिजिकल बिलीव्स लेड टू द डिफरेंट एजुकेशनल अप्रोचेस, इवन सेपरेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो एक तरीके का हम पता लगा सकते हैं कि भाई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, कि गॉड का क्या काम है ह्यूमन के अफेयर में, क्या उसका रोल है, क्या उसका नेचर है, ह्यूमन बीइंग्स एज अ गॉड चिल्ड्रन कैसे हो गए, और उसका क्या मतलब। एक तरीके का हम बीच में घुसते चले जाते हैं। मेटाफिजिकल बिलीव्स जो है वो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें समझने की, हम समझ पाते हैं कि ह्यूमन की लाइफ कितनी डेवलप हो पाई है, या फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत ही थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है। इतना आपको समझ में आया? थोड़ा बहुत ही आया होगा आई थिंक। एपिस्टेमोलॉजी पढ़ लेते हैं। एपिस्टेमोलॉजी भी एक ब्रांच है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो मेटाफिज़िक्स है, मेटाफिज़िक्स बात करता है ईश्वर, आत्मा, जगत कैसे बना, गॉड क्या है, ओंटोलॉजी क्या है, ह्यूमन कैसे बने, यूनिवर्स कैसे बना, या फिर थियोलॉजी, रिलीजन कैसे आया। रिलीजन तो हमें पता है कि हिस्ट्री में है ना, कुछ हिस्ट्री हमें भी पता है, बट हर पूरी हिस्ट्री हमें भी नहीं पता। तो इस तरह से हम मेटाफिज़िक्स को डिफ़ाइन करते हैं। बट अगर हम एपिस्टेमोलॉजी को डिफ़ाइन करें तो एपिस्टेमोलॉजी एपिस्टेम से बना है। एपिस्टेम कहते हैं कि नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग, कि नॉलेज क्या। तो गाइस, एपिस्टेमोलॉजी एक तरीके का नॉलेज की बात करता है। कहने का मतलब है कि जब हम प्रोसेस ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज को कैसे गैदर किया जाएगा, द द थ्योरी ऑफ नॉलेज, मतलब कि नॉलेज को किस तरह से लिया जाए। अगर नॉलेज एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिया गया है तो उसको हम कहेंगे नॉलेज लिया गया है, विद प्रूव होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर हम बिलीव रखते हैं, उसको भी हम नॉलेज बोल देते हैं। मेटाफिज़िक्स यहाँ पे बात कर रहा था बिल्कुल ही पराभौतिक चीज़ें, मतलब जो कि हमारे आँखों के सामने नहीं थी, बिल्कुल ही बियॉन्ड, मतलब जो हम सेंसेस के माध्यम से नहीं देख पाएंगे, उसको हम बोल रहे थे मेटाफिज़िक्स। जब हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे सेंसेस यूज़ होते हैं, हम अपने शरीर, बॉडी का यूज़ करते हुए हम नॉलेज को गैदर करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जो सेंसेस हैं उसका यूज़ करते हुए हम किसको गैदर करेंगे, नॉलेज को गैदर करेंगे। नॉलेज लिया जाएगा, एक एक्सपीरियंस बेस्ड हो सकता है, या फिर उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, या फिर एपिस्टेमोलॉजी इज रिलेट विद द प्रैग्मेटिक, है कि इसका एक सोर्स, कि नॉलेज को किस तरह से, नॉलेज थ्योरी ऑफ नॉलेज को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, एक तरीके का नॉलेज अंडरस्टैंडिंग करते हैं। कि लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ, ग्रीक वर्ड से आया है एपिस्टेम, जिसका मतलब होता है मीनिंग, ठीक है, मीनिंग ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, या फिर कुछ भी कह सकते हो कि नॉलेज को लेना। कि हम इसमें पता लगाते हैं कि नॉलेज का नेचर क्या है, करेक्टरिस्टिक्स कैसा नॉलेज जो है वो ऐसा होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, सोर्स, ये कहाँ से आया है, इसका क्या सोर्स है, क्या एग्जिस्ट करता था पहले, या ये किसी व्यक्ति ने कह दिया तो हमने मान लिया। तो वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी, एक वैलिड होना चाहिए, जिसका कोई मीनिंग हो, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, ये सारे क्वेश्चंस जो है एपिस्टेम करता है, या फिर ये कवर करता है कि हमारे जो कंटेंट ऑफ थॉट है, या थॉट इटसेल्फ, जो हमने कुछ भी सोचा उसी को हमने सत्य मान लिया, ऐसा नहीं होता है। हम उसको क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे, या फिर एक्सपीरियंस करके हम उसको सच मान लेते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस के माध्यम से, या फिर जस्टिफाई करेंगे। ये सब चीज़ें एपिस्टेमोलॉजी में आती हैं। Epistemology is the process of knowing something, process of knowledge to getting
अपना सब्जेक्टिव नहीं होता, इसमें ऑब्जेक्टिवनेस होती है कि मतलब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें नॉलेज जो है वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव पे हम ज़्यादा बिलीव करते हैं क्योंकि वो प्रूवन है, और सब्जेक्टिव वो एक व्यक्ति का पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो अपना नज़रिया हो सकता है, उसका अपने जानने का एक खुद का एक नज़रिया होता है। ठीक है, वेदर देयर इज़ ट्रुथ एंड, ठीक है, ह्यूमन के जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी वो एक्सपीरियंस करता है उसके माध्यम से जो वो गैदर कर रहा है वही सोर्सेज बना लेता है अपने नॉलेज का। ठीक है, ट्रुथ क्या है, फैक्ट क्या है, जो भी फैक्ट हमें दिखते हैं वो हमारे एपिस्टेमोलॉजी से पता चलते हैं। एम्पेरिकल नॉलेज होता है जो हम एक्सपीरियंस से करते हैं, जो लैंडस्केप की ब्यूटी है ना। तो ये सारी चीज़ें हम नॉलेज हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे सेंसेस से। सेंसरी नोइंग मतलब कि हम अपने सेंसेस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं क्या सही है क्या गलत है। ह्यूमन का नॉलेज या फिर जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमें रियल दिख रहा है हमारी आँखों से, ठीक है, हम अपने आँखों के एक्सपीरियंस से, ह्यूमन सेंसेस के माध्यम से हम अपने नॉलेज का निर्माण करते हैं। इसी को हम कह देते हैं, जैसे हम फील क्या कर रहे हैं, फटीग तो नहीं है, फ्रस्ट्रेशन, इलनेस, और ये सारी सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं कि हमें दुख हो रहा है, हमें कष्ट हो रहा है, या फिर हमें मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, तो हम ये फील कर पाते हैं हम अपने सेंसेस के माध्यम से। तो यहाँ पे सेंसेस इज़ द राजा, कि राजा कौन है, यहाँ पे सेंसेस हैं। राजा हमें बताएंगे, सेंसेस हमें बताएंगे कि हमें ये हो रहा है। ठीक है, सेंसुअल परसेप्शन कह सकते हैं एक तरीके का, एक व्यक्ति को कॉन्फिडेंस आ रहा है या रीइंफोर्स हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके का हमारा सेंसेस हमें बता रहा है। तो हम ऐसे किसी चीज़ को मान लेते हैं, तो एक तरीके का यहाँ पे जो मोर और मोर फोकस किया गया है कि हम ऐसे मान नहीं लेंगे कोई चीज़, किसी ने कह दिया हमने मान लिया, ऐसा नहीं। हम क्या करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे हम अपने सेंसेस के थ्रू। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ नॉलेज, प्रोसेस ऑफ नोइंग समथिंग। तो इसी को हम बोल देते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, अथॉरिटेटिव नॉलेज होता है कि किसी ने ऐलान कर दिया कि ऐसा नॉलेज होता है। सिविलाइजेशन, पास्ट के बेसिस पे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्रेजेंट कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। तो ये सारा नॉलेज जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, हम बिना किसी रीज़न के थॉट नहीं बना सकते। एक तरीके का रैशनलाइजेशन यहाँ पे होगा कि मतलब हम विद रैशनलाइजेशन एक तरीके का वैलिडेशन चाहते हैं। जजमेंट जो होंगी वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य होना चाहिए। सेंसेस के माध्यम से हम अपने नॉलेज को गैदर करते हैं, वही चीज़ें बार बार आएंगी। आप इतना लिख लेना कि भाई सेंसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेंसेस आर द गुरुज एंड एपिस्टेमोलॉजी इज़ द नॉलेज, नोइंग समथिंग एंड या हम वैलिडेट करते हैं अपने नॉलेज को विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन। हमारी जो सेंसरी नॉलेज है या फिर जो भी हम कह सकते हैं उसको हम कह देते हैं नॉलेज। तो साइंटिफिक कह सकते हैं कि एक तरीके का हम क्वेश्चनिंग करते 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 हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोई थ्योरी बनी है तो कैसे बनी है, एक तरीका है ना, एम्पेरिकली सोचना। और इस तरह से एजुकेशन में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक्ट ऑफ नोइंग। जब तक हम एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर एजुकेशन को और अच्छे प्रोसेस से गुजारना चाहते हैं, तो एपिस्टेमो का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। कैसे कि एजुकेशन प्रोसेस को जानने की कोशिश करना, कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर हम ऐसे ही मानते चले जाएंगे हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत गुड, बहुत अच्छा सिलेबस, बहुत अच्छे, कहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे ना कि कितने लोग रिसर्चर बन पा रहे हैं, कितने लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, कितना समाज में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या नॉलेज की भूख है किसी को? क्या कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने लोग स्वतंत्र हैं? तो ये सब जो नॉलेज है इसको गैदर करने के लिए एजुकेशन को समझना पड़ेगा, शिक्षा के रूट्स को समझना पड़ेगा कि क्या ये शिक्षा अच्छे सेंस में दी जा रही है या इसकी जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं प्रॉपर तरीके से, है ना। एपिस्टेमोलॉजी का हम डायरेक्ट इस पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
हम अजम्पशन नहीं लगा सकते शिक्षा प्रोसेस अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। हम प्रॉपर एक तरीके का हमें नॉलेज होना चाहिए, बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, टीचर में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, टीचिंग मेथडोलॉजीज में चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करते हैं ना प्रॉब्लम को, तो वही चीज़ है ये। एक्जियोलॉजी इज़ द लास्ट ब्रांच एंड ये ग्रीक वर्ड से आया है एक्जियो। ये तीनों जो ब्रांचेस हैं वो ग्रीक से ही आई हैं, तो सीधा सीधा आप ग्रीक लर्न कर लेना। तो ग्रीक वर्ड एक्सियो से आया वैल्यू, जिसका मतलब होता है वैल्यू, वर्थ। किसी चीज़ की वर्थ कितनी है हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक्जियोलॉजी कहती है कि भाई वैल्यू, ठीक है, एक्जियो का मतलब होता है वैल्यू, वर्थ, या फिर कह सकते हैं कि किसी चीज़ को हम वैल्यू क्यों देते हैं। कि मान लो कि टीचर है, ठीक है, ये टीचर है, इस बंदे को क्यों इतना इज्जत दी जाती है, किसको हम वैल्यू देंगे, किसकी वर्थ है, किस चीज़ की वर्थ मानी जाएगी, कौन डिसाइड करेगा। तो क्वेश्चन है वैल्यू ओरिजिनेटेड, उसकी वर्थ क्या है, किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति या विशेष या उसके थॉट की, किसकी वैल्यू दी जाएगी। एक्सियोलॉजी ये क्वेश्चंस पूछती हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू, वैल्यू कहाँ से आई है, कौन जस्टिफाई करेगा कि ये वैल्यू सही है गलत है, हाउ डू वी नो व्हाट इज़ वैल्यूएबल, रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू एंड नॉलेज की क्या संबंध है वैल्यू से, किसको हम वैल्यू से क्या बेनिफिट है, बेनिफिट्स क्या हैं इसके। तो सीधी सीधी बात है, वैल्यू की बात की जाती है, और वैल्यूज़ दो डिवाइडेड ब्रांचेस हैं इसकी। मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी स्टैंड्स वेरी फाउंडेशनल एजुकेशनल प्रोसेस। तो इसके बाद की जो प्रोसेस है वो फिक्स्ड होती है हमारी, जैसे कि टीचर का व्यवहार जो है क्लासरूम के अंदर, वो किस तरह से मोरल, अपने आप को मोरली वो हाइड करके रखते हैं कि उनका जो मोरल करेक्टर है, ठीक है, कैसा है वो, बाय देयर एक्शंस कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं वो, हमें इम्प्रेशन डालते हैं यंग वंस पे कि कैसे रहना चाहिए, हमारे क्या वैल्यूज़ होने चाहिए, टीचर इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। जैसे कि एथिक्स क्या होनी चाहिए, क्या सुंदर है, क्या एस्थेटिक्स है, क्या सही क्या गलत, क्या सही। एथिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज़, कि क्या मोरल वैल्यूज़ डिसाइड हुए हैं, किस तरह का व्यवहार हमें कंडक्ट करना चाहिए, हम समाज में के प्राणी हैं, हाउ टू बिहेव, हाउ शुड वन बिहेव। एक एथिकल क्वेश्चंस हैं, एथिकल थ्योरी जो है वो कहती है कि राइट काइंड ऑफ वैल्यूज़ कैसी होंगी, जो वैल्यूज़ जैसी होंगी वही हमारे एक्शंस होंगे। अगर हम जैसा हम मन में सोच के रखेंगे हमें ऐसा करना चाहिए, तो हम वैसा ही एक्शन करेंगे। तो सही बात है, बिल्कुल एथिकल थ्योरी यही कहती है कि जैसा हमारे वैल्यूज़ होंगे, जैसा हम सोचेंगे कि हमें किसी को मार देना चाहिए, तो हम वैसे ही क्या पता किसी का मर्डर कर दे। तो एक तरीके का वैल्यू रखने से हमारे एक्शन डिसाइड हो जाते हैं, गुड इविल, राइट और रॉन्ग, राइट टू टेक, है ना। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एथिकल होते हैं। स्कूल्स को टीच करना चाहिए एथिकल कॉन्सेप्ट बच्चों को, ताकि बच्चे अच्छा मॉरल वैल्यू क्रिएट कर पाएँ और समाज के लिए काम ही आ पाएँ, ना कि बर्बादी की ओर चले जाए। तो एक तरीके का ये एथिक्स बच्चे को सिखाया जाता है, मोरल एजुकेशन दी जाती है, सो दैट कि उसका बिहेवियर इस पर्टिकुलर वे में हो, है ना, वो गलत व्यवहार ना करे, मीनिंगलेस व्यवहार ना करे, और उसको अपने एथिक्स पता हो कि उसे कैसे व्यवहार करना है, बड़ों से कैसे डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं स्कूल के अंदर, ठीक है, कि उससे अल्टीमेटली उसे सोसाइटी में जाना है। तो सोसाइटी में जाते से पहले उसको ये सिखा दिया जाएगा कि हमें बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, छोटों को कैसे व्यवहार करना है ना, ताकि वो किसी के काम आ पाए और ख़ुद का भी वो काम निकाल पाए सोसाइटी से। अगर वो ऐसे उल्टा फुल्टा काम करेगा तो सोसाइटी भी उसको नहीं छोड़ेगी, ठीक है ना, ये बात याद रखना। और एक तरीके का इंडोक्ट्रिनेटेड, अपने तरीके से नहीं सिखाना है उसको, ठीक है। इंडोक्ट्रिनेटेड होता है जो नकली होता है, ठीक है।
ठीक है। द प्रॉब्लम इज़ द पीपल embrace डिफरेंट एथिकल बेसिस एंड फील क्वाइट नेगेटिवली अबाउट हैविंग देयर चिल्ड्रन। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कट्टर बना देते हैं बच्चों को कि हम ये हैं, हमारा रिलीजन बहुत ऊंचा है, एंड उनका जो रिलीजन है ना बहुत ही ऐसे निम्न स्तर का है, वो लोग ऐसे करते हैं। ऐसे पहले से ही प्रेजुडाइजेस उन्होंने दिमाग में बना के रखे होते हैं। पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, उनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो बच्चों को भी वैसा ही रेडिकलाइज कर देते हैं, एंड उनकी जो सोच है, एथिकल वैल्यूज़ है, वो ख़त्म हो जाती हैं। एक तरीके का कल्चरल गलत इम्प्रेशन बढ़ता है बच्चों के अंदर, और ये चीज़ें समाज में गलत चीज़ें करती हैं, मोटिवेट करती हैं उनको गलत काम कराने में। एथिकल डिस्कशंस होने चाहिए, जैसे कि आर एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड मोरल वैल्यूज़ एब्सोल्यूट सही होते हैं या रिलेटिव होते हैं, या फिर ये होने चाहिए यूनिवर्स वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, क्या मोरालिटी ज़रूरी होती है, मोरालिटी रिलीजन से अलग है, who what forms basis of ethical authority क्या बोलते अथॉरिटी बोल रही हूँ, अथॉरिटी। तो मतलब एक तरीके का एथिकल वैल्यू सिखाई जा रही है कि क्यों बच्चों को सिखानी है और क्यों ये एग्जिस्ट करती है, क्यों ज़रूरत है इसकी, क्या रिलीजन से ये संबंध रखती है, क्या मोरालिटी की कोई फॉर्म है, हु कौन है और क्या है इसकी फॉर्म, एथिकल अथॉरिटी कौन है, कौन इसकी जवाबदारी लेगा, है ना। तो दूसरी इसकी ब्रांच है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक हम बोलते हैं ना, ये एक्ट्रेस है तो बहुत सुंदर ही है, तो उनकी नज़रों में शारीरिक सुंदरता है। अगर कोई व्यक्ति है तो वो अच्छा खेल खेल लेता है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे अभी पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि अच्छा खेल पाते हैं, तो उनकी सुंदरता उनकी शक्ल में नहीं, उनकी बॉडी में ही है, ठीक है, कि वो अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। मान लो कि कोई अच्छी बांसुरी बजाता है, तो वो भी उसकी एस्थेटिक हो सकती है। कौन डिसाइड करेगा क्या चीज़ ब्यूटीफुल है, व्हाट शुड आई लाइक, कौन कैसे सोचता है, कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि ग्रेट पीस ऑफ म्यूज़िक आर्ट कैन देयर बी अ ब्यूटी और डिस्ट्रक्शन, ब्यूटी इन डिस्ट्रक्शन। Aesthetic is the realm of value that search for the principle governing the creation and appreciation of the beauty। क्योंकि हम जब तक हम अप्रिशिएट नहीं करते किसी ब्यूटी या ये चीज़ बहुत अच्छी है, तब तक इंसान को बिलीव नहीं होता कि ये चीज़ होती रहनी चाहिए। तो कहने का मतलब है जिसको हम प्रोत्साहन करेंगे, कोई चीज़ वो हमें आगे डेवलप कर रही है, तो वो चीज़ का हमें व्याख्यान करना चाहिए या फिर उसको एस्थेटिक कह देना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ हमें हमारा इवोल्यूशन करवा रही है, या फिर हमें ये बता रही है कि हमें क्या चीज़ें हमें बढ़ा रही है, हमारा कॉग्निशन बढ़ा रही है, हमारा अफेक्टिव डोमेन बढ़ा रही है, हमारे इमोशंस को चैनलाइज कर रही है। एस्थेटिक एक्सपीरियंस जो होते हैं इंसानों को क्या करते हैं, ये रैशनल से थोड़ा रैशनलाइजेशन इसमें थोड़ी कम होती है। रैशनलाइजेशन जिसमें फैक्ट होता है, बट यहाँ पे फैक्ट की कमी हो जाती है, थोड़ा इमोशनल आस्पेक्ट ज़्यादा आ जाता है। कॉग्निटिव इनटू द अफेक्टिव रेलम, कि हम इसमें दिमाग कम और मन को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, फोकस करते हैं हमारी फीलिंग्स कहाँ से आ रही है, इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं, हम किसको सही कहेंगे, रैशनल थॉट्स को थोड़ी लिमिट कर देते हैं। और ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे कि किसी पिक्चर को देख के हम कुछ बोल देते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है। सॉन्ग्स, स्टोरी क्रिएट इम्प्रेशन इन द पर्सन कुड नेवर बी कन्वे थ्रू द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, कि जो हम बात कहना चाहते हैं, सत्य कहना चाहते हैं, सोसाइटी का जो रियल ट्रुथ है उसको बताना चाहते हैं, तो वो अगर ऐसे सीधे सीधे बता देंगे, मान लो कि बुक से बोल लेंगे कोई चीज़, तो वो इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होगा। बट अगर हम उसको लयबद्ध तरीके से या फिर स्टोरी या फिर उसको राइमिंग कर देंगे, तो वो कोई भी व्यक्ति उसको अच्छे से समझ लेगा। जैसे कि आपने कबीर के दोहे सुने होंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा मीनिंग है, डेप्थ मीनिंग है। अगर उसको सुन लिया एक ध्यान से, तो उसमें कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनके, जो रियल लाइफ से कनेक्टेड हैं। तो कहने का मतलब है कि एक तरीके का हम उसको सुंदरता कह सकते हैं, या फिर जो राइटर्स होते हैं, जो थिंकर्स होते हैं, जो लिखते हैं, सॉन्ग्स लिखते हैं, उसमें कुछ डीप मीनिंग्स होते हैं, जिसको हम बोल देते हैं एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस या फिर इम्प्रेशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर एस्थेटिक बींग्स,
ठीक है। इक्वली इम्पॉसिबल टू अवॉइड द टीचिंग एस्थेटिक इन द स्कूल, होम, मीडिया, चर्च, ठीक है। तो रियलिम ऑफ एस्थेटिक डज नॉट एग्जिस्ट इन द वैक्यूम। एक खाली डब्बे में हम एस्थेटिक का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। एस्थेटिक बिलीव्स जो हैं वो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, मतलब ये सब्जेक्टिविटी से रिलेटेड है। हम ये फैक्ट नहीं कर सकते इसमें हमारे विचार, हमारे बहुत सारे लोगों की अलग अलग रैंडम चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो एक तरीके का ये भी इम्पॉर्टेंट होती है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है। एक्जियोलॉजी एंड एजुकेशन, कैसे ये एक्जियोलॉजी एजुकेशन में आ सकती है, हम उसकी बात करेंगे। तो इस एज में देखें, कंटेम्प्रेरी एज में देखें तो ग्रेट कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं हमारे थॉट्स के बीच में। हम ये चीज़ें फेनोमेना होते रहते हैं, जैसे टेररिज्म हो रहा है, नक्सलिज्म हो रहा है, इमोरल, इतना गलत चीज़ें हो रही हैं, इनजस्टिस हो रहा है, करप्शन हो रहा है, या फिर कॉन्स्पिरेंसीज होती हैं, ड्रग एब्यूज़ हो रहे हैं, मर्डर, या फिर ये फेनोमेना जो होते हैं काफ़ी हद तक ये हमारे मन इमोशंस से कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे दिमाग से ही तो इमर्ज हो रही हैं। अगर इस पे ये पुलिस बनाई गई है तो कुछ तो कारण होगा मोरल, है ना। ये व्यक्ति कुछ हद तक उसको कंट्रोल किया जाए। सेक्सुअल इमोरलिटी, फैमिली ब्रेकडाउन, इनजस्टिस, करप्शन, कॉन्स्पिरेंसी, ये सब चीज़ें, ये जो फेनोमेना है हमारे लाइफ के, इनको समझने के लिए हमें एक्जियोलॉजी की ज़रूरत होती है। हमें अपना पर्सपेक्टिव, या फिर हमें इनको जानकर कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, सुसाइड क्यों करते हैं, या फिर रिलीजन क्यों एग्जिस्ट करता है, या फिर पुलिस क्यों एग्जिस्ट करती है अगर हम बहुत ही मॉरल हैं, तो एक तरीके का शादी जैसा सिस्टम क्यों बनाया गया है ना, ये कंट्रोल करने के लिए एक तरीके का। नहीं तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा करेगा, अपनी मर्जी से करेगा, फ्रीडम है ना उसको। तो एक तरीके का टर्मोल ना हो, समाज अच्छे से सुचारू रूप से चले, या फिर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट बन के निकले। तो इसीलिए ज़रूरत होती है एक्जियोलॉजी की हमारी लाइफ में। बट एक इंसान समझ लेता है जब एक्जियोलॉजी को कि क्या सही है क्या गलत है, एक पर्सपेक्टिव हो सकता है अपना, एक सोचने का नज़रिया हो सकता है। क्योंकि ये जो क्राइम्स होते हैं, किडनैप्स हो गए, मर्डर हो गया, ये कुछ ना कुछ सोच लेके आते हैं। टेररिज्म भी एक सोच ही है कि हमें ख़त्म करना है काफिरों को। तो कहने का मतलब कि हमने एक तरीके का एक आइडियोलॉजी अपने दिमाग में सेट कर ली, हमारे मन में विचार चल रहे हैं, हमने खुद ही डिसाइड कर लिया। तो एक तरीके का पर्सनल ह्यूमन डिग्निटी, लॉस ऑफ टाइम ऑनर ट्रेडिशंस, लॉस ऑफ डिग्निटी ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग द पीपल्स, लॉस ऑफ अथॉरिटी ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, लिस्ट गोज़ ऑन। ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। एक तरीके का एजुकेशन में इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं कि बच्चे के अंदर सत्य क्या गुडनेस होती है, क्या ब्यूटी होती है, उसको सही मीनिंग बताना, कि ट्रांसमिट करना जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। और यही करिकुलम, इट हैज़ राइटली स्टेटेड दैट द कल्चर इज़ टोटलिटी ऑफ वैल्यूज़ क्रिएटेड थ्रू आउट द हिस्ट्री। तो जो हमारा कल्चर होता है ना, हमें सिखाता है कि हमें कैसा बिहेव करना है, हमें कैसा चलना है, उठना है, किस तबके में बैठना है, कितना बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कौन से फेस्टिवल पे कितना सजना है, या फिर ये सारी वैल्यूज़ जो जहाँ से आ रही हैं वो हमारे कल्चर से आ रही हैं, ठीक है। कल्चर किसने बनाया? इंसान ने बनाया। इंसान को किसने बनाया? नहीं पता। तो कहने का मतलब है कि एक तरीके का एजम्पशन ही है ये भी। एक्जियोलॉजी इज टॉकिंग अबाउट द कल्चर, द वैल्यूज, द सिस्टम दैट वी डिसाइड दैट ये गलत हुआ, ये सही हुआ। रेप को लोग गलत बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं गलती तो लड़की की होगी, कुछ लोग बोलते हैं लड़के की होगी, कुछ लोग लड़के के माइंड को पढ़ना चाहते हैं। साइकोलॉजिस्ट उनके माइंड को पढ़ते हैं कि क्यों किया होगा या क्या कारण रहे होंगे। दिस इज़ वाई द एक्सियोलॉजी रिक्वायर्स एन इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल डायमेंशन, ठीक है। प्रोजेक्टिंग द सिस्टम ऑफ वैल्यूज़, proposed educational aims under the form of axiology, objectives, ideals. Axiology comprise both general human, universal specific values for determining community, giving its personality,
एजुकेशन प्रिजर्व करती है हमारे वैल्यूज़, गारंटेड करती है कि हमारी आइडेंटिटी कैसी होगी, किस कम्युनिटी के हैं, कहाँ से हैं, ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ हमारे कल्चर डिसाइड करते हैं। हमारे नॉलेज एक्सपीरियंस जो है, इन्वॉल्वमेंट इन द process of education into the interrelated planes cognitive and emotions. Finally axiology एक मैनिफेस्टेशन है ह्यूमन क्रिएटिविटी की, या फिर एजुकेशन हैज़ अमंग द फंडामेंटल फंक्शंस जो क्रिएट कर सकता है क्रिएटिव पावर एक ह्यूमन बीइंग में। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि भाई तीनों ब्रांचेस हैं, तीनों ब्रांचेस बिल्कुल अलग अलग हैं। एपिस्टेमोलॉजी इज़ टॉकिंग अबाउट द नॉलेज, ठीक है, जो नॉलेज से डील करती है, द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, किस तरह से हम जानेंगे, जस्टिफाई कैसे करेंगे किसी नॉलेज को, एक साइंटिफिक तरीका। दूसरा होता है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी इज़ टॉकिंग अबाउट कि सोसाइटी में जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, या फिर हम कैसे डिसाइड कर लेंगे कि ये चीज़, ये फेनोमेना जो हुआ है वो सही है गलत है, हमारी मोरल वैल्यूज़ कहाँ आती हैं। तो वैल्यूज़ क्या होती हैं, डिसाइडेड बाय एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं, एथिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं, कैसा बिहेवियर करना चाहिए, ये कहाँ से आता है, कल्चर से आता है। उसके बाद और भी हमने पढ़ा जिसमें एस्थेटिक किसे कहेंगे, सुंदर किसे कहेंगे, हम कौन सी एक्टिविटी को हम सुंदर कह देंगे। इंसान के पर्सपेक्टिव, इंसान का बिहेवियर वो अपने मन से डिसाइड कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ख़त्म होता है ये कहानी। तो कहानी काफ़ी एलेबोरेटिव थी। आई होप आपको समझना है, यहाँ पे रटना नहीं है, कुछ भी समझने की कोशिश करनी है कि क्या इसमें एपिस्टेमोलॉजी है, मेटाफिजिक्स क्या है और एक्सियोलॉजी क्या है। हमें यहाँ पे रटना नहीं है, हमें समझने की कोशिश करनी है कि भाई ये तीनों चीज़ें फ़िलॉसफी से आई हैं, और फ़िलॉसफी कहती यही है कि इंक्वायरी करना, जिसमें कोई भी रियल चीज़ें नहीं हैं। हम यहाँ पे इसका कोर पॉइंट जान लिया गया है, कोर पॉइंट्स क्या हैं इसके, ठीक है। तो यही थे हमारे मेटाफिज़िक्स, और ये जो है फ़िलॉसफी के पार्ट है। इसके बाद हमारा शुरू होता है, मेटाफिज़िक्स के बाद हमारा शुरू होता है वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स की, सोक्रेटिस की पेडागॉजी। सोक्रेटिस कौन था, वेस्टर्न फ़िलासफ़र था। इन्होंने एक मेथड खोजा जिसमें बताया गया कि क्वेश्चनिंग करते थे, डायलेक्टिक मेथड था जिसमें क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग से आंसर, फिर वही आंसर से क्वेश्चनिंग, मतलब एक तरीके का व्यक्ति को उलझा देना एक तरीके का। और इसमें ही आता है बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज़म। तो बिहेवियरिज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिविज़म क्या है, ये हमने कंस्ट्रक्टिविज़म जो रिलेटेड है, जो नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जो इनेट है उसको सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना है। बिहेवियरिज्म जो हमें समाज सिखा देता है, या फिर हमारी कंडीशनिंग जिससे हम अभी भी पढ़ के आ रहे हैं। एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी इज़ टॉकिंग अबाउट द मोरल वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, है ना, द मोरल थिंग्स, सोसाइटी का सेट ऑफ बिहेवियर कैसे होता है। कल्चर हमें सिखा देता है, वो हमें पढ़ा देता है कि हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है। टीचर भी हमें ऐसे सिखा देता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन से लिंक्ड अप करना है। ओके, सो सोक्रेटिस का पढ़ेंगे, बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज़म, ये दो ऐसे पैडागॉजिकल चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं, दोनों को साथ में पढ़ना है, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड अगली वीडियो में हम इसी को जानेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।